आप सब लोगों को पता है कि हम लोग पहले अन्ना जी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे और कभी राजनीति में आएंगे, कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट्स होते गए, फिर आम आदमी पार्टी बनी और अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव पहले चुनाव हैं जो लड़ने जा रही है। 4 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। कई मायनों में कई चीजें तो डिफाइन करते जा रहे हैं हम लोग। पिछले साल 2 अक्टूबर को जब पार्टी बनी थी तो हम लोगों ने कहा था कि आज जो देश के अंदर चल रहा है वो राजनीति नहीं है। राजनीति एक बहुत ही पवित्र चीज है। आज जो चल रहा है वो दलाली चल रही है। ये पार्टियां दलाली कर रही हैं, इनको राजनीति करनी नहीं आती है। राजनीति तो लाल बहादुर शास्त्री ने की थी, सरदार पटेल ने की थी। हमने कहा था कि इनको राजनीति करना हम सिखाएंगे। कम से कम आम आदमी पार्टी एजेंडा तय करती है और बीजेपी कांग्रेस वाले 10 दिन बाद उसको फॉलो करते हैं और इसके बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमने कहा हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करें तो उन्होंने कभी कहा कि हम भी डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। फिर हमने कहा हम 71 मैनिफेस्टो बनाएंगे तो उन्होंने भी बीच में कहा था कि हम भी 71 मैनिफेस्टो बनाए। बने नहीं उन लोगों से, फिर छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन कई सारी ऐसी भी चीजें हैं जो कि शायद राजनीति में आज तक कभी की नहीं गई थी। जैसे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक एक पैसे का हिसाब वेबसाइट पे डाला जा रहा है। इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविजन है जो ये कहता है कि 20,000 से अगर आपने कम डोनेशन लिए, 20,000 से कम का अमाउंट है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी लिस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको नेम और एड्रेस देने का जरूरत नहीं है। इस प्रोविजन को ये पार्टियां गलत इस्तेमाल करती हैं। आज मेरे को एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, शायद 80% से ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस को जो टोटल डोनेशन मिला है वो ये लोग अननोन सोर्सेज से दिखाते हैं। ये कहते हैं कि 20,000 से कम में ब्रेक कर करके दिखाते हैं। जबकि आम आदमी पार्टी 10-10 रुपए भी अगर किसी ने डोनेट किया, अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाओ और 10 रुपए डोनेट करो तो वो आपका नाम 3 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली वेबसाइट के ऊपर आ जाता है। तो यहीं से भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल करप्शन शुरू होता चुनाव से। अब मेरे पास इसका सबूत तो नहीं है। सुनते हैं कि एक एक कैंडिडेट 10 करोड़ खर्च करेगा, 15 करोड़ खर्च करेगा, 20 करोड़ खर्च करेगा। तो 70 कंस्टिट्यूएंसीज हैं तो इसका मतलब 700 करोड़ से 1,500 करोड़ रुपए तक ये पार्टियां खर्च करेंगी और सारा 2 नंबर का खर्च करेंगी। अब कोई 20 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए खर्च करेगा तो नेचुरली वो जीतने के बाद 100 करोड़ तो कमाएगा और सारा 2 नंबर का पैसा है। यहीं से पॉलिटिकल करप्शन शुरू होता है, यहीं से काला धन शुरू होता है। आम आदमी पार्टी टोटल 20 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और वो भी 1 नंबर का पैसा, सारा उसका हिसाब है। दूसरी चीज है, आज हमारे देश के अंदर परिवारवाद बहुत ज्यादा है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, कि बीवियों को, बच्चों को, बहुओं को टिकट मिलता है। उसमें भी हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी के, कि एक परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं मिल सकता। तीसरा है कि हमने डिसाइड किया कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे जिसके ऊपर अपराध का कोई मुकदमा चल रहा है कहीं कोर्ट के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपराधिक छवि के लोग अगर अंदर चले जाएंगे तो फिर वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक थोड़ी करेंगे, फिर वो देश के लोगों को सुरक्षा थोड़ी, फिर तो वो अपने अपराध को छिपाने के लिए हमारा केस किस तरह से लंबा चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, वो तो यही चाहेंगे। तो ये कुछ एक कदम हम लोगों ने उठाए हैं और अब दिल्ली के चुनाव हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारी भगवान ने अकल हम लोगों को दी है। हम ये भी नहीं कह रहे कि देश की सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। आप अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे और बहुत सारे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, डर भी लगता है आप लोगों से लेकिन हमें ये पूरा यकीन है कि अगर हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हम सारे मिलकर नहीं निकाल सकते। और दूसरी चीज ये कि कई लोग पूछते हैं आपको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। जैसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ले लें, अगर दिल्ली में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कोई रॉकेट साइंस है क्या? अपने देश के अंदर बेस्ट आईआईटीज हैं,
बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, आप वहां से बुला लो, वो कर देंगे आपके लिए। प्रॉब्लम किस चीज की थी? प्रॉब्लम एक्सपर्टीज की थोड़ी थी आज तक, प्रॉब्लम नीयत की थी। नीयत खराब थी जो लोग सरकार के अंदर थे, वो करना ही नहीं चाहते थे। हम साफ नीयत से अंदर जा रहे हैं, ईमानदार नीयत से अंदर जा रहे हैं, ये फर्क है। तो इनिशियली मुझे इतना ही बोलना है, अगर आपके कोई और क्वेश्चंस होंगे तो। Questions? Sheila? We follow queue. Sheila, Abdi, Kiran. Can you introduce yourself? Can you introduce yourself? अरे या तो आप लोग आप जिस तरह से बातें करते हैं, जैसे रामलीला में आप कानून पास करेंगे या जो भी आप बातें, जनता तो कह रही है कि होना चाहिए ऐसा। रामलीला वाला आप कर सकेंगे? जनता के सामने क्यों नहीं है? देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको उस नोटिस की कॉपी भेजूंगा, कल हम रिलीज करने वाले थे। मैं आप ही को, दिल्ली असेंबली से मेरे को नोटिस आ गया। मुकेश शर्मा ने नोटिस भेजा, फिर दिल्ली असेंबली हैज सर्व्ड अ नोटिस ऑन मी, और उसमें लिखा है कि इट्स अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इट्स अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। और उसका नोटिस उन्होंने मेरे को भेजा है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आप वहां पे रामलीला मैदान में असेंबली सेशन बुला ही नहीं सकते। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसने जिन रूल्स को कोट किया है उन रूल्स के अंदर ही लिखा हुआ है उसका समाधान जो है। उसमें लिखा हुआ है दैट असेंबली इज दिस, असेंबली हॉल दिस 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 एंड एनी अदर प्लेस एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो नोटिफाई कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे। एक ही रूल है कि जो स्पेस के अंदर, मैंने ये इट्स नॉट राइट टू उसमें हर चीज पे नजरिया आ जाएगा। मतलब पानी पे, बिजली पे, विमेन सिक्योरिटी पे, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर पे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे। इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर योगेंद्र यादव और उनकी टीम पिछले 15-20 एक महीने से लगी हुई है। सो कल या परसों तक मैनिफेस्टो आ जाएगा। बट इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक पॉइंट देन आई कैन talk about it, but otherwise on most of the issues you'll get your answers. Privatization of water is a very tricky word. If you are, अगर आप दिल्ली जल बोर्ड को प्राइवेटाइज कर रहे हो तो हम उसके खिलाफ हैं। अच्छा पानी प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उसको प्रोवाइड करे। लेकिन अगर आप ये कहो भाई ये पाइपलाइन जानी है, इसका ठेका हमें देना है, तो वो तो ठेके तो प्राइवेट कंपनियां करेंगी। But we are against the privatization of Delhi Jal Board or water distribution in Delhi. Kiran? एक तो सबसे पहले बिजनेस के ऊपर आते हैं। इन दिनों में मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, ट्रेडर्स की लॉबी से मिला। उन्होंने बताया कि एक जमाना ऐसा था जब दिल्ली होलसेल ट्रेड का हब मानी जाती थी। आज वो सारा ट्रेड सरकार की गलत डिफरेंशियल वैट पॉलिसीज की वजह से उठ के दिल्ली के बाहर चला गया है। तो उसको आपको ठीक करने की जरूरत है, आपको ये विसंगतियां दूर करने की जरूरत है ताकि वो ट्रेड को आप वापस अट्रैक्ट कर सकें। नंबर 1। नंबर 2, आज दिल्ली में पॉलिसीज इस तरह से बनाई जाती हैं जानबूझ के, और केवल दिल्ली में नहीं देश भर में, कि किस तरह से बिजनेसमैन से पैसा वसूला जा सके। इट्स अ कंप्लीटली एक्सटॉर्शनिस्ट सिस्टम। वो ये नहीं बनाते कि किस तरह से बिजनेस एनकरेज हो, कि ये बनाते हैं कि किस तरह से उससे पैसे। वैट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है दिल्ली के अंदर कि एक आदमी पूरा टैक्स भी भर दे तब भी उसको पैसे तो देके आने पड़ते हैं, रिश्वत तो देनी पड़ती है, नहीं तो उसका केस क्लियर नहीं होता। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। अगर आप सिंप्लीफाई कर देंगे पूरे वैट के सिस्टम को और बिजनेस करने के सिस्टम को, 2 चीजें करने की जरूरत है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सिस्टम में जो जानबूझ के ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए गए हैं उनको हटाने की जरूरत है, और दूसरा ऐसी चीजें डालने की जरूरत है जिससे बिजनेस को और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। अगर ये होगा तभी तो ट्रेड बढ़ेगा, तभी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर आज जब मैं ट्रेड की बात कर रहा हूं तो मैं छोटे से लेके बड़ा सब कुछ कर रहा हूं। अगर आपको आज एक छोटा सा खोमचा खोलना है तो पुलिस वाला, जब तक आप पुलिस वाले को नहीं दोगे, हफ्ता नहीं दोगे, उसके बावजूद भी डंडा मारते हैं, सारा जब्त करके ले जाते हैं जब भी और चाहे बड़ा शोरूम ले लीजिए। मतलब द रेंज दैट इज देयर। हर आदमी आज सरकार से दुखी है। सरकार उसको एनकरेज करने की बजाय उससे पैसे वसूलने में
सब कुछ करने की कोशिश करती है। वही इंडस्ट्री का हाल है। मैं दिल्ली के ढेरों इंडस्ट्रियल एरियाज में घूमा हूं इन दिनों में। आप वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया चले जाइए, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया चले जाइए, सड़क नाम की कोई चीज नहीं है वहां पे, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ये बेसिक चीजें तो दे सकते हैं हम अपनी इंडस्ट्री को, और अगर हम ये बेसिक चीजें देंगे तो इंडस्ट्री बढ़ेगी। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत सारी इंडस्ट्रीज को बाहर तो भेज दिया, लेकिन वहां बाहर जहां पे गए हैं वहां पे तो आप बेसिक फैसिलिटीज दे दीजिए उनको। इंडस्ट्री बढ़ेगी तभी तो रोजगार बढ़ेगा। तीसरी चीज ये है कि हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऐसा है कि पास होने के बाद वो बच्चा अपने लिए नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है। इसमें मुझे लगता है बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। एक किसी ने अच्छा आइडिया दिया था इंक्यूबेशन सेंटर्स का, कि अगर कॉलेजेस के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स शुरू किए जाएं, उसमें क्या होता है, वाइल ही स्टडिंग सेकेंड ईयर में, मान लीजिए थर्ड ईयर में, एंड ही हैज एन आइडिया, तो कॉलेज को सरकार पैसा देती है और कॉलेज ही उसको छोटा मोटा लोन देता है, और वहीं पे कॉलेज के प्रेमाइसेस में आप शेड्स बना देते हैं दैट ही कैन स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग हिज आइडिया। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो उस आइडिया को फिर बाहर ले जाके अपना धंधा तुरंत शुरू कर लेता है। अगर वो अनसक्सेसफुल होता है तो लाइबिलिटी दैट ही बियर्स इज वेरी स्मॉल। सो यू नीड टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड यू नीड टू लिंक एम्प्लॉयमेंट विद एजुकेशन। जब आज हम डिग्री पे डिग्री तो देते जाते हैं, लेकिन हर डिग्री लेने के बाद वो आदमी जो है अपने लिए रोजगार ढूंढता है। हम ऐसा सिस्टम क्यों नहीं कर सकते कि आदमी निकलने के बाद 100 लोगों को रोजगार देने लायक बने। उसी तरह से ढेर सारे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने की जरूरत है। तो इस तरह से कई सारी चीजें करने की जरूरत है।